वेलकम अगेन माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपने पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सामाजिक जीवन के बारे में, उनके मर्तक संस्कार या रहन सहन, सामाजिक जीवन वगैरह वगैरह चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट उसी टॉपिक का एक सब पार्ट रह जाता है, उन लोगों की शिक्षा, उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, शिक्षा जो है वो हर एक सभ्यता का आधार होती है, इसीलिए उनके शैक्षिक जीवन या उन लोगों में शिक्षा का स्तर कैसा था उस चीज़ के बारे में अपने पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, जो शिक्षा का स्तर है तो उसके लिए अपने कह सकते हैं कि सिंधुवासी जो थे वो शिक्षा के एक चरम या उन्नत स्वरूप से वाकिफ़ थे। शिक्षा जो है वो बहुत ही उच्च स्तरीय प्रकार की थी। शिक्षा के कई प्रकार के विषय हुआ करते थे, जैसे ज्योतिष है, राजनीतिक विज्ञान है, अंक गणित है, ज्यामिति शास्त्र है। इस प्रकार की जो चीज़ें होते थे वह उनके शिक्षा का या यह विषय जो होते थे उनकी शिक्षा के भाग हुआ करते थे। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ यह भी है कि उन्होंने अपने शिक्षा क्रम में के लिए एक विकसित पाठ्यक्रम को डेवलप कर रखा था। पाठ्यक्रम, पहली चीज क्या रहेगी, अपने शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एक विकसित पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया था उनके द्वारा। सेकंड थिंग, जो उनकी दूसरी विशेषता है शिक्षा की, वो है कि लिखने के लिए लकड़ी से बनी हुई तख्तियों का इस्तेमाल करते थे। देखिए, तख्तियों का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। लकड़ी की कलम हुआ करती थी, लकड़ी की तख्तियाँ हुआ करती होगी। आपने सुना होगा, अपने जो दादा हैं या पिताजी हैं उनके समय इस प्रकार की शिक्षा हुआ करती थी। लेकिन अपने कब की बात कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं 2600 ईसा पूर्व की बात। 2600 ईसा पूर्व या आज से 4600 वर्ष पूर्व की बात करें, पूर्व, तब की बात है ये कि वो है भी क्या है, लकड़ी की तख्ती और लकड़ी की कलम का इस्तेमाल किया करते थे। और अभी भारत में भी क्या है, कुछ सालों पहले तक है लकड़ी की कलम और तख्तियों का इस्तेमाल होता था लिखने के लिए। अब सेकंड थिंग जो आगे वाली बात रहती है वह क्या थी कि शिक्षा में उनके लिए क्या है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता था। प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध करवाने का प्रयास। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ है कि जो बच्चा है उसको उसी रूप में या जैसे चीज़ें हैं उनको उसी रूप में सिखाना, कि हाँ भी डेमो के द्वारा डेमोस्ट्रेट किया जाता था चीज़ों का। कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और उसको उसका खिलौना बनाकर क्या है उसको डेमोस्ट्रेट किया जाता था कि यह इस प्रकार से प्रक्रिया रहती है। जैसे कोई बड़ी मशीन है, उसका छोटा, जैसे जेसीबी से खेलते हैं बच्चे, ठीक है, तो जेसीबी से खेलते हैं आजकल के बच्चे, उसी प्रकार से उस समय के बच्चों के लिए भी क्या है, आधुनिक प्रकार के खिलौने बनाए हुए थे उनके द्वारा, ताकि शिक्षा के समय वह उनको प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनको सीख सके कि यह चीज़ किस प्रकार से क्या काम आती है, ठीक है। तो और भी कई प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध करवाने का प्रयास रहता था, यानी उनका शिक्षा तंत्र मजबूत था, ठीक है। सिर्फ किताबी ज्ञान के अलावा प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकली ज्ञान देना भी वह क्या है, लागू करके रखते थे अपने शिक्षा तंत्र में। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो विषयों की बात कर लेते हैं कि विषय कौन कौन से हुआ करते थे शिक्षा के लिए। विषय में एक तो है अंक गणित। और इस बात का अंदाज़ा कैसे लगता है, इस बात का अंदाज़ा हमें लगता है कि वहाँ पर नाप तोल के लिए जो दशमलव विधि इस्तेमाल की जाती थी, दशमलव विधि, डेसिमल विधि इस्तेमाल की जाती थी नाप तोल के लिए। ये चीज़ मैंने बताई भी थी पहले। बाढ़ जो हुआ करते थे वो 1, 2, 4, 6 ऐसे इस प्रकार से दशमलव विधि के ऊपर आधारित थे। तो उन लोगों को जब इस चीज़ का ज्ञान था
तो इसका जाहिर सी बात है कि अंक गणित अपने बच्चों को अवश्य सिखाया करते होंगे, ताकि इस प्रकार की चीज़ों में वह मात ना खाए या उनको इस चीज़ का नॉलेज ज्ञान रहे। ठीक है, अंक गणित सिखाया जाता था उनको। ठीक है, और इसका प्रूफ क्या है हमारे पास कि दशमलव विधि उस समय इस्तेमाल होती थी। अब दशमलव विधि का बहुत बाद में जाकर क्या है खोजबीन हुई थी। ठीक है, भारत से ही माना जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि भारत में जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो वह जीरो की खोज का मतलब क्या होता है, दशमलव विधि की खोज की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो लेकिन क्या है, हमें आर्यभट्ट से पहले भी दशमलव विधि का इस्तेमाल देखने को मिलता है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। पहला विषय हो गया अंक गणित। दूसरा विषय रहा होगा उनका ज्योतिष ज्यामिति शास्त्र। और ज्यामिति शास्त्र का पता कैसे लगता है हमें? ज्यामिति शास्त्र का पता लगता है कि वहाँ के जो नगर हैं, घर हैं, वह सुनियोजित हैं। सुनियोजित है यानी वेल प्लान्ड है। अब सुनियोजित या वेल प्लान्ड घर होने से ज्यामिति शास्त्र का कैसे पता लगेगा? अभी ज्यामिति शास्त्र का पता ऐसे लगेगा कि उन्होंने पहले इस चीज़ में ज्ञान प्राप्त किया है, तभी उसके आधार पर ये जो वास्तुविद वाला आर्किटेक्चर वाला कार्य है वह उनको उनमें क्या है निपुणता आई है। इसीलिए वहाँ के शिक्षा में एक विषय ज्यामिति शास्त्र भी हुआ करता होगा। तो दशमलव विधि के आधार पर अंकगणित ज्यामिति शास्त्र के आधार पर पता लगता है कि जो वो ज्यामिति शास्त्र के आधार से पता लगता है कि नगरों को सुनियोजित बसाया हुआ था। इसके अलावा ज्योतिष सिद्धांत, ज्योतिष सिद्धांत। अब एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि जहाँ ज्योतिष सिद्धांत का नाम आता है वहाँ आप ये जो आजकल के पंडित वगैरह हैं जो ग्रह नक्षत्र राशियाँ वगैरह बताते हैं, कुंडली बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष सिद्धांत सिर्फ उतना ही सीमित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का मतलब होता है, ज्योतिष सिद्धांतों का मतलब होता है खगोलीय विज्ञान। ठीक है, यानी जो ब्रह्मांड का ज्ञान है उस प्रकार का जो नॉलेज है वो इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। यानी ज्योतिष सिद्धांतों के बारे में भी उनको नॉलेज अच्छी रही होगी। इसके अलावा चिकित्सा संबंधी, चिकित्सा संबंधी, और इस चीज़ का पता कैसे लगता है चिकित्सा संबंधी का? क्योंकि वहाँ पर रोग निवारण हेतु बहुत से प्रकार के कार्य किए जाते थे। ठीक है, तो चिकित्सा संबंधी भी एक मुख्य भाग रहा था। अब अंकगणित, ज्यामिति, ज्योतिष, चिकित्सा ये क्या है उनके पाठ्यक्रम के विषय रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य विषय भी थे जो महत्वपूर्ण थे, जैसे संगीत शास्त्र। संगीत शास्त्र, देखो मैंने एक वीडियो में आपको बताया है कि तबले, ढोलक वगैरह वाद्य यंत्र मिले हैं कई प्रकार के वहाँ पर। ठीक है, तो संगीत शास्त्र, नृत्य, चित्रकला, और चित्रकला का अनुमान तो आप उनके बनाए हुए मूर्तियाँ वगैरह वगैरह से लगा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सब विषय जो हैं वो मुख्य तौर पर वहाँ उस समय उनको पढ़ाए जाते होंगे उनके शिक्षा तंत्र में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने क्या पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सामाजिक जीवन में उनका शिक्षा तंत्र कैसा था उसके बारे में। तो शिक्षा तंत्र की प्रथम विशेषता हो जाएगी कि उनका जो पाठ्यक्रम था शिक्षा का बहुत ही विकसित पाठ्यक्रम था। ठीक है, यानी पहले शिक्षा उपलब्ध करवाने से पहले यह डिसाइड किया जाता था कि पाठ्यक्रम जो रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या विषय पढ़ाने हैं, कितना पढ़ाना है किस विषय का, यह चीज़ें निर्धारित की जाती होगी। ठीक है, इसके अलावा लिखने के लिए लकड़ी की तख्तियों का इस्तेमाल होता था। अब ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि लिखने के लिए लकड़ियों की तख्तियों का इस्तेमाल होता था, लकड़ी की कलम का इस्तेमाल होता था। बात इसमें इम्पोर्टेंट यह रहती है कि यह कितने समय पहले इनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जिस समय यह इस्तेमाल कर रहे हैं 4600 वर्ष पूर्व आज से, उस समय के लिए बड़ी बात है। या हम अगर आज के अनुसार देखें तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि वास्तव में इन्होंने इतनी इन्वेंशन कर रखी थी। फिर है प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध करवाने का प्रयास।
ठीक है, यानी ज्ञान सिर्फ किताबों के माध्यम से रटाया नहीं जाता था, रटाने का तरीका मात्र नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकली उनको क्या है उन चीज़ों की नॉलेज दी जाती थी, खिलौनों की सहायता से उनको सिखाया जाता था, खिलौनों की मदद से उनको पढ़ाया जाता था। और मुझे लगता है कि ऐसा शिक्षा तंत्र वास्तव में बहुत ही विकसित रहा होगा, जिसमें बच्चों को सिर्फ आधारित ज्ञान नहीं दिया जाता या पुस्तक आधारित ज्ञान नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकली नॉलेज भी दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दिया जाता है। अब बात करते हैं उनके विषयों की। तो विषयों में कौन कौन से रहेंगे? प्रथम पे रहेगा अंकगणित, जिसका पता कैसे लगता है हमें, दशमलव विधि का इस्तेमाल करते थे नाप तोल के लिए, सड़कों की भी नाप कर बनाया गया है, या अन्य चीज़ों को भी बहुत ही विशेष आकृति से, जैसे ईंटों का आकार भी लगभग समान मिलता है। तो अंकगणित को अवश्य ही वो अच्छे से पढ़ते होंगे या जानते होंगे। फिर है ज्यामिति शास्त्र, क्योंकि नगरों की वास्तुविद स्थिति, आर्किटेक्चर जो एरिया है नगरों का, घरों का, वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से बसाया हुआ है, इसका मतलब ज्यामिति शास्त्र में भी वो अच्छे ज्ञानी थे। उसके अलावा ज्योतिष सिद्धांत यानी जो विश्व भूगोल है, मतलब ब्रह्मांड का भूगोल है, उसके बारे में भी उनको ज्ञान अवश्य ही रहा होगा। इसके अलावा चिकित्सा संबंधी ज्ञान, तो यह भी उनके लिए आवश्यक था, रोगों के निवारण वगैरह हेतु। इसके अलावा 3 और विषय रहेंगे, कौन कौन सा? एक संगीत शास्त्र, उसके बारे में भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं, और नृत्य, फिर चित्रकला। तो यह उनका शिक्षा तंत्र था। अब अपने शिक्षा तंत्र को तो समझ चुके हैं, लेकिन शिक्षा तंत्र के लिए एक आधारभूत चीज होती है, वह होती है भाषा। यानी अपने जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। मूक प्रकार से तो अपने को ज्ञान मिल नहीं रहा है, किसी न किसी रूप से या किसी न किसी भाषा का उपयोग जरूर किया जा रहा है हमारे द्वारा। तो अब पढ़ते हैं सिंधु वासियों की भाषा के बारे में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। हाँ, तो देखिए भाषा की बात करते हैं तो बहुत सी मुद्राओं, ताम्र पत्रों और मिट्टी के बर्तनों पर, मुद्राओं, ताम्र पत्रों, मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मृदभांडों, इन पर क्या है लेख उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं। कितने? 1 या 2 पंक्ति के लेख मिलते हैं, के लेख मिलते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, सिर्फ आप ये नोट कर सकते हो कि वहाँ पर जो मिलने वाली वस्तुएं हैं उन पर 1 या 2 पंक्तियों के लिखे हुए लेख मिलते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह किसी न किसी एक भाषा के माध्यम का प्रयोग किया करते होंगे। इसीलिए क्या है, जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इन लेखों को पढ़ने के लिए लिपि की सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन सिंधु वासियों की जो भाषा थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता, की भाषा को पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसी के कारण क्या है, बहुत सी चीज़ें जो हैं इस भाषा की या इस सभ्यता की, वो हमारे लिए अभी भी प्रश्न बनी हुई है। जैसे उनका धर्म क्या था, राजनीतिक जीवन कैसा था, वगैरह वगैरह। ठीक है, लिपि जो थी उनकी या भाषा जो थी उसको क्या नाम दिया गया है? उसको पुरातत्वविद है हंटर के द्वारा नाम दिया गया है चित्रलिपि। हाँ, उसको नाम दिया गया है चित्रलिपि। जैसे आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ कौन सी लिपि का इस्तेमाल होता था? किलाक्षर। ठीक है, बताया था मैंने, कील के द्वारा उकेर कर इस्तेमाल लिखा जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हंटर महोदय के अनुसार यह लिपि जो थी, जिसका इस्तेमाल सिंधुवासी किया करते थे, वह कौन सी लिपि है? वह लिपि है किलाक्षर लिपि। और किलाक्षर लिपि में क्या रहेगा? किलाक्षर नहीं है, आई मिस्टेकनली स्पोक। देखिए,
हाँ, चित्र लिपि है और लिपि का प्रत्येक चित्र किसी विशेष शब्द या वस्तु को प्रकट करता है। प्रत्येक चित्र या तो किसी शब्द को प्रकट करेगा या किसी विशेष बात को प्रकट करेगा या चित्र को, चिन्ह को प्रकट करेगा, शब्द या वस्तु को प्रकट करेगा। अब बात आती है कि यह लिपि थी कैसी। देखिए, इसको आपको डायरेक्टली याद हो जाएगी, लिखने वाली छोटी मोटी बातें हैं जो डायरेक्टली बोल देता हूँ मैं, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, हंटर महोदय के अनुसार लिपि का नाम था चित्रात्मक लिपि या चित्र वाली लिपि थी। ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक चित्र जो था वो किसी शब्द या वस्तु को प्रदर्शित करता था। तीसरी बात, लिखना कैसे शुरू होता था। इस लिपि को पहले दाएं से बाएं, प्रथम पंक्ति तो होती थी दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति होती थी बाएं से दाएं, फिर तीसरी दाएं से बाएं, ऐसे कंटिन्यूसली चलते रहते थे। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्या होगा, तो इसको समझ लीजिए। वो लिखना शुरू करते थे दाएं तरफ से, राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करते थे, अपने बाएं लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। हिंदी में, उर्दू में राइट हैंड साइड से लिखना शुरू किया जाता है। तो उर्दू की तरह वो राइट हैंड साइड से लिखना शुरू किया करते थे, ऐसे लिखा। अब यहाँ जब लाइन पूरी हो गई तो वो ये नहीं है कि दोबारा यहाँ से शुरू करते थे, फिर वो यहाँ से शुरू कर देते थे। ठीक है। यानी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऐसे। यानी पहले ऐसे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे। ठीक है। आपको लिख के बता दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कुछ अक्षर हैं उनके, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। ये मैंने दाएं से बाएं की तरफ लिखना शुरू किया, अब मैंने लिखना शुरू कर दिया बाएं से दाएं की तरफ, ऐसे। और चित्रात्मक लिपि थी तो आजकल अपने लगभग चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल करते हैं। आपने मोबाइल फ़ोन में इमोजीज देखे होंगे। ठीक है। ऐसे चित्र बना दिया, ठीक है, या जैसा भी है। ठीक है। इस प्रकार के चित्र बनाए हुए होते थे उनकी लिपि में। ठीक है। सिर्फ ऐसे ही नहीं, अलग अलग प्रकार के चित्र थे, संकेत थे अलग अलग प्रकार के। ठीक है। तो इस प्रकार की लिपि थी उनकी, चित्रात्मक, यानी भाव चित्रात्मक लिपि जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। जिसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा जा सकता है। और वैसे इसका नाम क्या है, बुस्ट्रोफेदन। ठीक है। बुस्ट्रोफेदन लिपि का नाम बुस्ट्रोफेदन। सिंधु घाटी सभ्यता में यूज होने वाली लिपि का नाम क्या है, बुस्ट्रोफेदन। ठीक है। क्या क्या है, प्रत्येक चित्र किसी शब्द या लिपि थी, चित्रात्मक लिपि। प्रत्येक चित्र वस्तु या शब्द को प्रकट करेगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे लिखा करते थे। भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र जो है वो अलग अलग भावों को प्रकट करेंगे। उसके बाद इस लिपि का नाम क्या है, बुस्ट्रोफेदन है। ठीक है। और यह लिपि जो थी वो सुमेरियन, जो हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी थी कक्षा 11 में, वह सुमेरियन या मेसोपोटामिया की जो लिपि या भाषा थी उससे ज़्यादा विकसित थी। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यह सिंधुवासी जो थे वो चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। यानी अपने जो आजकल इमोजी वगैरह यूज करते हैं फ़ोन में, उस टाइप का लिखना दाएं से बाएं की तरफ शुरू करते थे, फिर बाएं से दाएं, ऐसे। ठीक है। यहाँ और बना देता हूँ, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। ठीक है। दाएं से बाएं, बाएं। ठीक है। जो भी है, इस प्रकार की लिपि का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता था या लिपि लिखी जाती थी। अब बात करते हैं इनके राजनीतिक जीवन की। ठीक है। राजनीतिक संगठन कैसा था इनका, उसकी बात कर लेते हैं। तो राजनीतिक संगठन की अगर बात करें तो अपने अनुमान लगाया जाता है, कुछ तो मनोवैज्ञानिक इतिहासकार कहते हैं कि यह जो शासन तंत्र था वो जनतंत्रात्मक था, तंत्रात्मक शासन तंत्र। जनतंत्रात्मक शासन तंत्र में क्या होता है,
जो सत्ता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में न होकर संपूर्ण जनता के हाथों में होती है, प्रतिनिधियों के हाथों में होती है, जनता के, जैसे अभी है भारत में। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं भाई, जो सत्ता थी वो किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में थी, व्यक्ति विशेष, या जिसे अपने राजतंत्रात्मक भी कहते हैं, राजतंत्रात्मक भी कहते हैं। तीसरा है कि पुजारी जो थे उन्हीं के हाथों में थी सत्ता, पुजारियों के हाथों में सत्ता। चौथा अनुमान लगाया जाता है कि सत्ता तो किसी व्यक्ति के हाथ में थी, लेकिन पुजारियों का उन पर प्रभाव था, पुजारियों का शासकों पर प्रभाव, शासकों पर प्रभाव। यानी कोई भी पर्टिकुलर एविडेंस नहीं मिलता है इस बात का कि ये लोग किस प्रकार के शासन तंत्र के अंतर्गत रहते थे, लेकिन इतना मालूम है, क्या मालूम है, जो विशेष चीज़ है, जो नोट लिखने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, यह भी लिखने वाली है, अनुमान जो है वो भी, लेकिन विशेष चीज़ क्या है कि स्थानीय स्वशासन की नीति संचालित थी, यहाँ पर संचालित थी, स्थानीय स्वशासन की नीति संचालित थी। ऐसा कैसे पता लगता है? इस बात का पता लगता है क्योंकि वहाँ पर क्या थे, वहाँ के जो छोटे छोटे नगर हैं उनके कार्य प्रकार से या कार्य योजना से पता लगता है कि जो क्षेत्र थे उनको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कार्य किया जाता था और वही उनको संचालित किया करते थे। इसके कारण पता लगता है कि वहाँ पर स्थानीय स्वशासन की नीति जो थी वो संचालित थी। ठीक है, और फिर बात आती है कि पुलिस और सेना जो थी वो सुरक्षा के लिए हुआ करती थी, पुलिस सेना सुरक्षा हेतु। और इस बात का पता कैसे चलता है? इस बात का पता चलता है कि वहाँ पर नगर और दुर्ग को बांटा गया था, भगना अवशेष जो मिले हैं उन दुर्गों के, उस आधार पर पता लगता है कि पुलिस और सेना अवश्य रही होगी। लेकिन वैसे ये शांतिप्रिय लोग थे अपने शुरुआती समय में। ठीक है, अंत का पता नहीं है इनका, और अगर अंत का पता नहीं है तो अपने अंत के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंत में जो हमारा अंतिम पॉइंट रहेगा इस चैप्टर का वो यही रहेगा कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अभी एक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि संबंध कौन कौन सी सभ्यताओं से थे। संबंध, ठीक है, संबंध यानी किन से? समकालीन सभ्यताओं से, समकालीन सभ्यताओं से संबंध कैसे थे, इस बात का पता लगता है उनके द्वारा व्यापारिक आधार पर चीज़ों का जो आदान प्रदान होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को ले जाया जाता था, उसके आधार पर पता लगता है कि समकालीन सभ्यताओं के साथ इनके संबंध जो थे वो घनिष्ठ रहे होंगे। और सबसे घनिष्ठ संबंध जो थे वो थे भाई मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया। इसके अलावा मिस्र के साथ भी इनके संबंध थे। एलाम, क्रीट, मिस्र, एलाम, क्रीट, यह क्या है? द्वीपीय सभ्यताएं हैं दोनों। ठीक है, एलाम, क्रीट, इनके बारे में मोस्टली हिस्ट्री में ज़्यादातर पर्सन नहीं आते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, बहुत सी चीज़ों का आदान प्रदान होता था इनके मध्य। यह थी इनके जो समकालीन सभ्यताएं थी उनके साथ व्यापारिक संबंध। अब व्यापारिक संबंध में अगर डिटेल में पढ़ें अपने तो बहुत सी चीज़ें आती हैं कि किस किस चीज़ का व्यापार किन किन के साथ होता था, और इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं आपकी बुक में तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए तो। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है सभ्यता का विनाश। सभ्यता का विनाश।
अब हमने जैसा पढ़ा है कि यह सभ्यता बहुत ही ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, हर प्रकार की चीज़ों का इलाज था इनके पास, हर प्रकार के समस्याओं का निवारण था इनके पास, हर प्रकार से सुव्यवस्थित, सुविकसित और कंफर्टेबल यानी बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे। यह शांति प्रिय लोग थे, वे आक्रमण करने वाले नहीं थे। तो फिर समाप्त कैसे हुए? समाप्त होने के कई कारण हैं। कई कारण में पहला है प्रतिकूल प्रभाव। किसका प्रतिकूल? प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक लिखते जाइए, तत्वों का प्रतिकूल प्रभाव। कूल प्रभाव, प्राकृतिक तत्वों का प्रतिकूल प्रभाव। इसके अंतर्गत क्या रहेगा कि ये लोग जो है वो पर्यावरण की शुद्धता से अनभिज्ञ थे, यानी पर्यावरण की शुद्धता के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, इन्होंने लकड़ियों को काटा, जलाया उनको बहुत बड़े मात्रा में, क्योंकि ये तांबे को जो टीन है उसको पिघला कर क्या है कांसा धातु बनाया करते थे, तो जिसके कारण इन्होंने पेड़ों को बहुत बड़ी संख्या में काटा, ईंटों को पकाने के लिए पेड़ों को बहुत बड़ी संख्या में काटा, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण हो सकता है कि यहाँ पर आसपास पेड़ खत्म होते हुए हो गए होंगे, जिसके कारण नदियों ने भी मार्ग बदला होगा या बाढ़ आई होगी। बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण है प्राकृतिक तत्वों की प्रतिकूलता। इसके बाद चारागाह के चारागाहों का अत्यधिक उपभोग। अत्यधिक उपभोग। चारागाहों का उपभोग करते थे, यानी पशु बहुत बड़ी मात्रा में पालते थे। इसके अलावा आर्द्रता का ह्रास। आर्द्रता ह्रास का मतलब है यहाँ की जो नमी थी जलवायु में वो धीरे धीरे शुष्क होती गई। देखो ये क्षेत्र पूरा रेगिस्तान बन चुका है, जो कुछ ही समय में इतनी विकसित सभ्यता का नगर रहा था। ठीक है, यानी पाकिस्तान, राजस्थान और ये जो क्षेत्र हैं वो किसी समय में इतने विकसित थे, आज रेगिस्तान है। तो जाहिर सी बात है कि आर्द्रता का ह्रास तो अवश्य हुआ होगा। इसके अलावा क्या है? नदी, भूमि की शुष्कता का विस्तार। भूमि की शुष्कता का विस्तार। शुष्कता का विस्तार यानी अंडरग्राउंड वाटर पे क्या है, कुएं इतनी मात्रा में थे तो अंडरग्राउंड वाटर को जरूर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा आर्द्रता में कमी आई तो बारिश वगैरह, पेड़ वगैरह काटे गए, जिसके कारण बारिश भी कमी थी, तो जिसके कारण क्या है भूमि की शुष्कता का विस्तार हुआ। तीसरा रीजन हो सकता है नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। अब इस बात का पता कैसे लगता है? जैसे घग्गर नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, जिसके कारण कालीबंगा जो क्षेत्र था वो क्या है उजड़ना शुरू हो गया। तो ऐसे कई रीजन हो सकते हैं, या अलग अलग नदियों मार्ग बदला हुआ जिसके कारण बाढ़ भी आई होगी। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई के साधनों का उपभोग। सिंचाई के साधनों का अत्यधिक उपभोग। अत्यधिक उपभोग। सिंचाई के साधनों का भी उपभोग इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में किया होगा। इसके अलावा बाढ़ के द्वारा विनाश। बाढ़ के द्वारा विनाश। लेकिन ये लोग जो थे इनको रूढ़िवादी माना जाता है, क्योंकि बाढ़ जहाँ आती थी नगर नष्ट हो जाता था वहीं दोबारा बसाते थे। ठीक है, जिसके कारण इनको रूढ़िवादी भी माना जाता है। और सबसे भयंकर बाढ़ के जो साक्ष्य मिले हैं वो चहुंदड़ों में मिले हैं। भयंकर बाढ़ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ों। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अपने जो रीजन रह जाते हैं इनके, उन रीजन में बात आती है कि हो सकता है विदेशी आक्रमण हुआ हो। विदेशी आक्रमण हुआ हो, यानी आर्यों ने आक्रमण कर दिया हो, लेकिन इस प्रकार के पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं कि आर्यों ने ही नष्ट किया हो। ठीक है, हालांकि आर्य यहाँ आकर बसे थे बाद में, लेकिन कोई प्रूफेबल एविडेंस नहीं है कि आर्यों ने नष्ट किया हो। लेकिन इस प्रकार के साक्ष्य जरूर मिलते हैं कि आर्यों ने इस सभ्यता को बसने में सहायता जरूर की थी। ठीक है, कुछ ऐसे भी मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया तो ये सिंधुवासी लोग जो थे वो दक्षिण में चले गए भारत के, लेकिन इस प्रकार के जो अनुमान हैं उनके लिए वास्तव में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, विदेशी आक्रमण हो गए या फिर क्या है हिंसा भड़क जाना। ठीक है, असुरक्षा और हिंसा। असुरक्षा और हिंसा, तो यह कुछ कारण रहे थे।
और इन्हीं कारणों के साथ क्या है आपका चैप्टर भी पूरा होता है। जो बीच में इनके बारे में डिटेल बताई है 1-2 लाइनें, वो ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इनको याद करना है आपको। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसका मैप नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। धन्यवाद।